नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप चौहान, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैत्री मेडिकेयर, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे बोन्स और फ्रैक्चर्स के संबंध में। बोन्स हमारे शरीर का एक बहुत मुख्य अंग है जो कि हमको स्ट्रेंथ और मोबिलिटी प्रदान करती है। आज हम बात करेंगे बोन फ्रैक्चर के बारे में। बोन फ्रैक्चर एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है जो कि अक्सर हमारे को या हमारे की संबंधित कभी न कभी तो होती है या हो सकती है। बोन फ्रैक्चर जब भी हमारी हड्डी पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो बोन बेंड करती है। अगर वो हमारी बोन की ताकत के अंदर रहता है तो हड्डी सही सलामत रहती है, नहीं तो वो टूट जाती है। और सिवियरिटी ऑफ बोन फ्रैक्चर डिपेंड करता है कि वो जो फोर्स, भारी फोर्स हमारी हड्डी पर लगी है वो कितनी है। अगर वो फोर्स बहुत ज़्यादा है तो हड्डी के टुकड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो एक सिंपल फ्रैक्चर भी बन सकता है। फ्रैक्चर ज़्यादातर 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कंप्लीट या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर ज़्यादातर बच्चों में होते हैं क्योंकि उनकी बोन्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं और पूरी तरह टूटती नहीं हैं। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी बोन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, और जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो वो बेंडिंग फोर्स को झेलने में असमर्थ रहती है और उसी के कारण वो कम लोड ले पाती है और जल्दी टूट जाती है। कंप्लीट फ्रैक्चर्स ज़्यादातर 2 प्रकार के होते हैं, या तो क्लोज्ड या ओपन। ओपन फ्रैक्चर्स उनको बोलते हैं जिसमें हमारे फ्रैक्चर के साथ साथ घाव भी हो जाता है स्किन में, और ये फ्रैक्चर्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इनमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। अब फ्रैक्चर्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो फ्रैक्चर्स बेसिकली जिस भी अंग का होगा वहाँ पर पेन, स्वेलिंग, थोड़ा स्किन का लाल हो जाना और उस अंग का थोड़ा सा शेप चेंज कर देना हो जाता है। अगर हम पैर में फ्रैक्चर करेंगे तो हम अपने पैर पे वेट नहीं डाल पाएंगे, या अगर हाथ में फ्रैक्चर होगा तो हम उस हाथ से काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उस अंग को स्प्लिंट लगा के उसको इमोबाइल करना है ताकि वो ना हिले। अगर वो नहीं हिलेगा तो उसका दर्द कम हो जाएगा, उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी और आदमी थोड़ा चैन से रहेगा। कुछ लोग फ्रैक्चर्स को ज़्यादा प्रोन होते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था के लोग, और जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हमारी हड्डी की ताकत कम हो जाती है, वो जवानी में भी हो सकती है या बुढ़ापे में हो सकती है, या फिर हमको डायबिटीज़ है, या हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, या हमको अल्कोहलिज्म है, और या हम तंबाकू का सेवन करते हैं। फ्रैक्चर्स को जांचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है एक्सरेज। एक्सरेज में हमको फ्रैक्चर के पैटर्न और उसकी लोकेशन के बारे में अगर पता चल जाता है, और कभी कभी हमको सीटी स्कैन और एमआरआई की मदद भी लेनी पड़ती है अगर हमको फ्रैक्चर्स के बारे में डिटेल जानकारी लेनी होती है। तो फ्रैक्चर ट्रीटमेंट का सबसे मेन लक्ष्य है इमोबिलाइजेशन और करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ द फ्रैक्चर एंड्स। अगर हमारे फ्रैक्चर एंड्स को हम ठीक पोजीशन में ले आते हैं और उसको उस पोजीशन में मेंटेन कर सकते हैं तो हमारी बोन एक डायनेमिक अंग है जो कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से न्यू बोन फॉर्मेशन करके उस फ्रैक्चर एंड्स को जोड़ सकती है। ये एक थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ वीक से लेकर कुछ महीने तक लग सकते हैं। फ्रैक्चर हीलिंग बेसिकली डिपेंड करती है किस लोकेशन में होनी है, या किस टाइप का फ्रैक्चर है, और किस पेशेंट में हो रहा है, क्योंकि हर पेशेंट की हीलिंग कैपेसिटी अपनी अलग रहती है और हर फ्रैक्चर का हीलिंग पोटेंशियल थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई पर फ्रैक्चर हीलिंग डिपेंड करती है। कुछ फ्रैक्चर्स जैसे कि फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, हमारी कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर, वो बहुत स्लो हीलिंग फ्रैक्चर होता है
क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत कम रहती है। फ्रैक्चर ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें कुछ प्रकार जिससे फ्रैक्चर ट्रीटमेंट किया जाता है, उनमें एक है कास्ट इम्बोलाइजेशन, जो कि आप जानते होंगे पुराने टाइम से आप देखते आए हैं कि लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की कास्ट लगाते थे फ्रैक्चर एंड्स में। आजकल फाइबर ग्लास की कास्ट आ गई हैं जो थोड़ी हल्की होती हैं, और आजकल कुछ वाटरप्रूफ मटेरियल की कास्ट भी आ गई हैं, जिसके बाद हम पानी में नहा सकते हैं या स्विमिंग तक कर सकते हैं। इस कास्ट इम्बोलाइजेशन में मुख्य ध्यान रखना होता है कि फ्रैक्चर एंड्स बिल्कुल अपनी पोजीशन में रहें और वो ना हिलें, इसलिए प्लास्टर जो है हमेशा एक जोड़ ऊपर और एक जोड़ नीचे तक लगाया जाता है। इस हीलिंग प्रोसेस में कुछ हफ्तों से कुछ महीने तक लग सकते हैं, और पेशेंट को थोड़ा अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखना होता है और वो थोड़े दिन उसको आराम से जीवन व्यतीत करना पड़ता है। दूसरा ट्रीटमेंट है फंक्शनल कास्ट ब्रेसिंग। इस प्रोसेस में थोड़ी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि ये कुछ ही फ्रैक्चर्स के लिए लागू होता है, जिसके अंदर हमारे जोड़ों को जैम नहीं किया जाता और फ्रैक्चर हीलिंग भी होती रहती है, और साथ में आदमी की थोड़ी मोबिलिटी भी मेंटेन रहती है। अगर फ्रैक्चर हीलिंग हमको लगता है कास्ट प्लास्टरिंग या कास्टिंग से नहीं ठीक हो रही, तो उस कंडीशंस में ट्रैक्शंस और सर्जिकल टेक्निक से भी हड्डी को ठीक किया जाता है। ऑपरेटिव टेक्निक्स के अंदर क्लोज्ड या ओपन टेक्निक्स होती हैं। क्लोज टेक्निक्स के अंदर हम इमेज इंटेंसिफायर, जिसको एक तरह की मोबाइल एक्सरे मशीन होती है, ऑपरेशन थिएटर में रखते हैं, उसके द्वारा फ्रैक्चर की अलाइनमेंट की जाती है। जब मरीज़ का एनेस्थीसिया में पेन ख़त्म हो जाता है, और उस अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए परक्यूटेनियस बिना ज़्यादा काट पीट किए, बिना ज़्यादा तो कटिंग किए, वायर्स और रॉड से फ्रैक्चर्स को फिक्स किया जाता है। अगर कुछ फ्रैक्चर्स इस टेक्निक के अंदर ठीक से फिक्सेशन नहीं प्राप्त कर सकते, उन फ्रैक्चर्स को प्लेटिंग और स्क्रूज के माध्यम से फिक्स किया जाता है, और फिक्सेशन के बाद पेशेंट्स को एक फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल के थ्रू स्लोली एंड स्टेडीली उनको बैक टू रिकवरी फेज में लाया जाता है। द रिकवरी फ्रॉम एनी फ्रैक्चर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंजरी एंड द status of the patient and the existing medical conditions of the patient, और ये कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक भी हो सकती है। फ्रैक्चर प्रिवेंशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। बेसिकली फ्रैक्चर प्रिवेंशन के लिए हमको एक तो अपनी बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखना है। वो कैसे होगी? इट डिपेंड्स अपॉन our dietary intake. It is said you are what you eat. अगर आपकी डाइट के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी है, और आप बैलेंस्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम भी मेंटेन रखते हैं, और आपके अंदर तो मदिरा या स्मोकिंग का सेवन करने की आदत नहीं है, तो आपकी बोन स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। It is important to keep our bones strong, and if we can improve our bone density in the younger age group, it will act as an added bonus in our older age. It is important to keep our bones strong, and if we could maintain a good bone density in our younger age group, then it will act as an added bone bank balance in our older age. It is important to keep active lifestyle and good nutrition so as to maintain good bone strength. I hope that मेरे बताए हुए इस हेल्थ टॉक के माध्यम से आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, आप हेल्दी रहें, खुश रहें, and stay fit. Thank you for watching this video.